आज 30 मई का दिन है और आज ही के दिन आज से 6 साल पहले RMBKS राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ नाम का जो संगठन है उसका निर्माण किया गया था और उसको लगभग 6 साल पूरे हो गए और कल से हम लोग ये जो संगठन है उसको 7वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इस मौके पर मैं देश भर के जो हमारे मज़दूर भाई हैं जिनके लिए ये संगठन बनाया गया, उन लोगों के लिए कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बात कहना चाहता हूँ। जब हमने ये संगठन बनाया था तो नेशनल लेवल के बहुत सारे ट्रेड यूनियन थे, क्योंकि इसको हमने ट्रेड यूनियन के तौर पर रजिस्टर किया और ट्रेड यूनियन के तौर पर इसको कार्यान्वित किया। तो राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे ट्रेड यूनियन थे और वो बहुत विशाल संगठन थे और उनका रिकॉर्ड भी बहुत पुराना था। मगर आश्चर्यजनक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो जो ट्रेड यूनियन है, लगभग उन ट्रेड यूनियनों के नेता ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और उन्होंने वो ट्रेड यूनियन बनाए हैं। जो लेबर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, अगर उसका भारत के सामाजिक संदर्भ में विचार किया जाए तो ऐसे दिखाई देता है कि वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से आता है। और जिन लोगों से ये वर्ग आता है उन लोगों की केवल मात्र आर्थिक समस्या नहीं है, उनकी सामाजिक समस्याएं भी है और उन समस्याओं का जो प्रस्तापित इस्टेब्लिश्ड जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने समस्याओं का कोई समाधान करने के लिए उनके मुद्दों को कभी भी उनके एजेंडे में शामिल नहीं किया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लेबर लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो 6000 जाति के टुकड़े SC, ST, OBC माइनॉरिटी के किए गए हैं, वो जाति के आधार पर टुकड़े किए गए हैं, जाति के आधार पर विभाजित लोग हैं और जाति की वजह से उनकी समस्याएं हैं। अर्थशास्त्री डेटॉन के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि भारत में जो जातियां निचले पायदान पर है वही जातीय के लोग आर्थिक दृष्टि से भी निचले पायदान पर जीवन जी रहे हैं और इसका मूल कारण जाति है, ऐसा पहली बार डेटॉन के द्वारा सिद्ध किया गया। ये आश्चर्यजनक बात थी और डेटॉन को नोबेल का प्राइज
इसी मुद्दों को आधार पर दिया गया जो दुनिया के अर्थशास्त्र में उन्होंने जानकारी और ज्ञानवर्धन करने का कार्य किया, इसलिए इस आधार पर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। मगर भारत के मीडिया ने डेटान को जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया, उस मुद्दे पर कभी कोई एडिटोरियल या कभी कोई आर्टिकल लिखने का काम नहीं किया। यानी भारत का मीडिया ने उनको ब्लैकआउट करने का काम किया, केवल इसलिए कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो जाति के आधार पर निचले पायदान पर है वही लोग आर्थिक दृष्टि से भी निचले पायदान पर है। जो आर्थिक दृष्टि से निचले पायदान पर है इस वजह से वो निचले पायदान पर है, ऐसा नहीं है। जो जाति के दृष्टि से निचले पायदान पर है इसलिए वो लोग आर्थिक दृष्टि से निचले पायदान पर है, ये बात प्रमुखता से उन्होंने सिद्ध करने का काम किया। इससे हम लोगों ने SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने का जो निर्णय किया था, उन मजदूरों का संगठन बनाने का जो निर्णय किया था, ये निर्णय अपने आप में तर्कसंगत था। और लगभग हम लोगों ने जो 6 साल तक इसमें काम किया, इससे हम लोगों को जो तजर्बा हुआ उस तजर्बे के आधार पर यह कहा जा सकता था या कहा जा सकता है कि यह हमारा निर्णय बहुत बड़े पैमाने पर प्रासंगिक है। जो भारत में प्रस्तावित मजदूर यूनियन है, ट्रेड यूनियंस है, उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का गुप्त रूप से समर्थन किया, क्योंकि भारत का जो शासक वर्ग है ब्राह्मण, अंग्रेजों के जाने के बाद 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था और 15 अगस्त 1947 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बनने का कार्य शुरू किया गया। इस प्रक्रिया में जब 90 में यानी संविधान लागू होने के 40 साल बाद जब एक बड़ा कार्यक्रम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया और उस कार्यक्रम का भारत के मजदूर संगठनों ने, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े पैमाने पर विरोध करना चाहिए था, मगर उन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और मौखिक रूप से विरोध किया। वो इसलिए विरोध किया, एक्शन में उन्होंने ऐसा कोई विरोध नहीं किया जिससे सरकार के सामने बहुत भारी संकट खड़ा हो सकता है। ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि उनको ये लगता था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम सही है और उनका उन्होंने गुप्त रूप से समर्थन किया। सरकार को कहा कि हम लोग इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का विरोध करेंगे, मगर आप इसको समझना है कि हम नामधारी विरोध करेंगे, क्योंकि ये विरोध हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि यदि हमने इसका विरोध नहीं किया तो ये जो लेबर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, ये कामगार वर्ग हमसे छूटकर, हमसे निकलकर वो वामन मेश्राम के तरफ बड़े पैमाने पर जा सकता है। और इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि जो मजदूर वर्ग जा सकता है वो ना जाए, इसलिए उनको भ्रम में रखने के लिए उन्होंने आंदोलन करने का, नाटक करने का भी काम किया। तो हम लोग इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बेरोक टोक से काम जारी रहा, क्योंकि ये गुप्त समझौता उन ट्रेड यूनियन के लोगों के द्वारा किया गया था। इसलिए हमने जो ट्रेड यूनियन चलाने का कार्यक्रम शुरू किया उसको सारे देश भर में लेबर लोगों का साथ सहयोग लगातार मिलना शुरू हुआ और इस तरह से अब 6 साल का समय हो गया। 7वें साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं
और मजदूरों के मुद्दों पर हम लोग सारे देश भर में संघर्ष और लड़ाई लड़ने का काम जारी रखे हुए हैं। अभी एक बड़ी बात हमारे सामने आई या सारे देश के सामने आई, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी जब 24 मार्च को नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने जो लॉकडाउन घोषित किया, उस लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सारी बातों का ध्यान रखा, मगर मजदूरों की जो विकराल समस्या है उसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और इसकी वजह से, ध्यान ना रखने की वजह से, वो विकराल समस्या जो 24 मार्च के लॉकडाउन की वजह से निर्माण हुई थी, वो मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, और आज मई का 30 तारीख है, और कल का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो फिर मई महीना भी चला जाएगा, और इस तरह से 60 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। 2 महीने से ज़्यादा का समय ऑलरेडी हो चुका है। और इस दौरान लॉकडाउन में मजदूर फैक्ट्रियों में जाना बंद हो गया, जहां काम होता था वहां उन्होंने सरकार के आदेश पर जाना बंद कर दिया, फैक्ट्री मालिकों ने फैक्ट्रियां बंद कर दिया, और इस तरह से सरकार ने आदेश निकाला कि फैक्ट्री मालिक उस दौरान उनको वेतन देने का काम करे। ऐसा सरकार ने आदेश निकाला, मगर जो नियोक्ता लोग थे, जो इस रोजगार को दे रहे थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चूंकि ये फैक्ट्रियां बंद है और उद्योगपतियों का सोर्स, अर्निंग सोर्स बंद है, इसलिए उनको इस पीरियड में सैलरी देने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता। मगर लेबर लोगों ने सरकार के कहने पर जाना बंद कर दिया। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, फिर राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, दोनों की ये जिम्मेदारी है, जो नुकसान लेबर का हुआ उसकी भरपाई करने का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किया जाना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया, और मजदूरों का पलायन इस वजह से शुरू हुआ। और ये इतनी विकराल समस्या हुई कि रेल बंद, बसें बंद, सारा ट्रैवलिंग करने का साधन बंद, और नियोक्ताओं ने उनको सैलरी देना बंद कर दिया, तो उनके पास पैसा आना बंद हो गया, उनके खाने पीने की समस्या हो गई। जिन घरों में वो रहते थे, किराएदारों ने उनको घर खाली करने का नोटिस दे दिया, और उनको वहाँ से निकलना जरूरी हो गया, और सड़कों पर झुंड के झुंड, इतने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, और लगातार और कई मजदूर जो है चलते चलते मरे। और ऐसे ऐसे दृश्य भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसी बातें देखने को मिली जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मजदूरों के साथ इतना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार हुआ, ये कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी चीजें इस दौरान देखने को मिली, और भयंकर अन्याय और अत्याचार होते हुए टीवी पर बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखा गया। और इसी दौरान टीवी वाले लोग नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में लगे थे, और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सारे दुनिया में श्रेष्ठ नेतृत्व सिद्ध हुआ। लॉकडाउन की जो योजना उन्होंने बनाई और अमल में लाकर दिखाई, और दुनिया वालों ने भी उसकी प्रशंसा की। मगर जब मजदूरों के झुंड सड़कों पर जाना शुरू हो गया, तो टीवी वालों ने नरेंद्र मोदी की जो प्रशंसा में बहुत बड़े बड़े पुल बांधे थे, बड़ी बड़ी बातें डींगे हाकी थी, वो सारी की सारी बातें हवा में उड़ गई। और
इस वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने और खास तौर पर केंद्र सरकार ने इस समस्या के बारे में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा, ऐसी समस्या निर्माण होगी ध्यान नहीं रखा। हम लोगों को लॉकडाउन करने के बाद कितने दिन में लॉकडाउन उठेगा, कितने दिन के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कितने दिन के बाद ये मजदूरों को, हम लोगों को फैक्ट्रियां ओपन करनी होगी, मार्केट ओपन करना होगा, किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं था। और प्लान ना होने की वजह से, योजना ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगर प्लान होता, मजदूरों के आंकड़े होते, दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का झांसा देने वाले बीजेपी और नरेंद्र मोदी, उनके पास सारे देश में फैले हुए प्रवासी मजदूरों का डाटा ना होना अपने आप में ये सिद्ध करता है कि वो किस तरह से सारे दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और किस तरह से शोषण की एक नई व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है। जब उनको मुसलमानों के विरोध में लड़ना होता है तो यही SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो मजदूर है उनको वो कहने लगते हैं कि ये तो सारे हिंदू है। और जब इन लोगों के दुख और दर्द को दूर करने का मामला आता है, इनकी समस्याओं को दूर करने का, समाधान करने का मामला आता है, तो वो लोग उनके लिस्ट में गायब हो जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना दूर दूर तक बात हो जाती है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दोबारा मार्केट ओपन करना पड़ेगा, फैक्ट्रियां ओपन करनी पड़ेगी। अगर इन मजदूरों को दुखी कर दिया जाए तो ये दुखी मजदूर दोबारा वापस कैसे आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो इकोनॉमी को कैसे दोबारा शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं बनाया। अगर सरकार ने पूरी रेलगाड़ी, जिसके द्वारा कम से कम 2 या 3 करोड़ लोगों को इधर से उधर किया जाता है, अगर सारी की सारी रेलगाड़ियां सारे देश के मजदूरों को इधर उधर ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए अगर लगा दिया गया होता तो आज तक ये मामला हल हो गया होता और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई होती, सरकार के द्वारा कर दी गई होती। तो सरकार जो कहती वो मजदूर उनकी बात मानते। 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद, 2 महीने के बाद अगर सरकार उनको कहती कि अब आपको वापस अपने काम पर जाना चाहिए, फिर आपको हम लोग फिर उसी रेलगाड़ियों से फ्री ऑफ कॉस्ट खाने पीने की व्यवस्था के साथ फिर आपको हम जहां पर आपका रोजगार है वहां तक पहुंचाने का काम करते। अगर इस तरह की योजना वो बनाते तो वही कामगार जो घर में गए हुए, वही सारे के सारे कामगार जो है दोबारा फैक्ट्रियों में वापस आने के लिए रजामंद हो जाते। मगर उन्होंने ऐसी योजना बनाने का काम नहीं किया और ना करने की वजह से मजदूर बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपने गांव गए और दुखी होकर अपने गांव जाने की वजह से उनकी संभावना कम है कि वो वापस जो फैक्ट्रियां ओपन करने की ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है, उसके लिए अर्थव्यवस्था को मजदूरों की ज़रूरत रहेगी। वो मजदूर आने के लिए अब राजी होंगे, इसके लिए बहुत मुश्किल बात कही जा सकती है। इसलिए ऐसे स्थिति में ये संकट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपनी दूरदर्शिता के अभाव का नतीजा रहा और इसकी वजह से ये परिणाम दिखाई देता है। ऐसा परिणाम आएगा क्योंकि टीवी पर हमने देखा बहुत सारे मजदूरों को, टीवी वालों ने पूछा कि क्या आप वापस आना चाहते हो दोबारा? कहा कि नहीं, अब हम नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे, उधर ही हम लोग कोई न कोई अपना काम धंधा, कोई रोजी रोजगार ढूंढ लेंगे और उसी काम को करेंगे। तो इस तरह से
एक बहुत भारी संकट खड़ा होने का मामला इस देश में खड़ा हो गया है। साथियों, प्रवासी कामगारों का जो वित्तीय वर्ष है 2019-2020 का बोनस 8.33 का लगभग 10,000 जो भुगतान नहीं किया गया है, और ये जो भुगतान नहीं किया गया है ये बहुत बड़ा देनदारी का मामला है। उद्योगपति देने के लिए राजी नहीं है। केंद्र सरकार के आदेश पर मजदूरों ने ये काम किया तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि वो 10,000 रुपया जो उनका बोनस का बनता है वो उनको दे। दूसरी बात, जिन प्रवासी कामगारों द्वारा नियोजकों के यहाँ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का कार्य किया, औसतन 5 साल की सेवा मानी जाए तो मजदूरों को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 72 के तहत ग्रेच्युटी पात्रता आती है, जो 1 साल में 15 दिन माना जाता है, तो साल में 2.15 दिन का माह का वेतन होता है। ये भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है जो उनको दिया जाना चाहिए। कानूनन प्रत्येक कामगार को अर्जित अवकाश वर्ष में 17 दिन का होता है और 5 साल में 85 दिनों का नकदीकरण भी किया जा सकता है। अगर उन्होंने छुट्टी नहीं लिया वो भी उनको दिया जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर समाधान करना होगा। वो ये करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने केंद्र सरकार ने 8 घंटे का काम करने के बजाय 12 घंटे का जो कार्य समय निर्धारित किया, गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने और कई राज्यों ने, तो हमने जो आदेश निकाला उस आदेश की होली करने का काम किया, जलाने का काम किया और सारे देश भर में एक अभियान शुरू हो गया। और इसकी बदौलत राज्य सरकारों को ऐसा लगा कि इससे भारी बवाल खड़ा हो सकता है हमारे जलाने की वजह से, तो सरकारों को ये पीछे लेना पड़ा। इतना ही नहीं, हमने पलायन करने वाले जो मजदूर हैं उन मजदूरों को तेजी गति से रेल के द्वारा अपने अपने गंतव्य पर पहुंचाया जाना चाहिए था। जब ये नीति अमल में नहीं लाई तो उसको भी हमने जलाया। ऐसे लगभग 14 मुद्दे थे जो सरकार की नीतियां थी, उन लोगों को लेकर के हमने 14 मुद्दे जलाए। तो उसमें एक मुद्दा जो 16 मजदूर चलते हुए औरंगाबाद और जालना के बीच में रोड में रेल के द्वारा काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया, तो हमने ये मुद्दा भी उठाया। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करना पड़ा, आदेश देना पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपने घरों में ले जाने के लिए आदेश देना पड़ा, खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए कहा, सड़कों पर चलने वाले मजदूरों को चलने के लिए रोकने के लिए कहा गया और जहां जहां वो है वहीं उनको रोका जाए, और जब तक रेल में उनकी व्यवस्था नहीं होती है तब तक उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाने लगा। जब हमने केंद्र सरकार की और न्यायालयीन जो अमानवीय व्यवस्था है उसके बारे में नीतियों को जलाने का काम किया, तब जाकर के बहुत भारी नुकसान होने के बाद और कई लोगों को अपनी जान गंवाने के बाद में ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय करना पड़ा। इससे एक बात सिद्ध होता है कि हम लोगों को अगर न्याय चाहिए तो न्याय अपने आप मिलने वाला नहीं है। न्याय केवल कानून बनाने से भी मिलने वाला नहीं है। हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कानून हैं, मगर अमल के नाम पर जीरो है। ये अमल क्यों नहीं होता है? क्योंकि भारत के अंदर जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें 80% ब्राह्मणों का कब्जा है। जिस पर अमल करने की जिम्मेदारी है वहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे इन लोगों के विरोध में हैं। इसलिए किसी भी कानून पर वो अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये बात
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कही जा सकती है। इसलिए हम लोगों ने आरएमबी केस बनाया और उसके द्वारा हम लोगों ने बड़े पैमाने पर एक्शन का कार्यक्रम बनाया। इस वजह से कुछ राहत मजदूरों को मिल रही है या कुछ मुद्दों पर मिल रही है, ऐसे कहा जा सकता है। इसलिए इस मौके पर मैं मजदूरों को, सारे देश के मजदूरों को ये अपील और आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने जगह पर जहाँ जहाँ भी है मजदूरों का संगठन बनाए और हमारे इस संगठन के साथ अपनी शाखाओं को जोड़ दे। इससे आपकी मजदूरों की ताकत बढ़ेगी और हमारी लड़ाई लड़ने की ताकत बढ़ेगी। मैं ऐसा अपील करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।